ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में, जो नित्य 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है। इसका आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप, पहले भाग का लघु रूप लघु पंचांग के रूप में, जो आपके सुझाव के अनुरूप है, हम नित्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वरुण एस्ट्रो आपके लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर है और नए विषयों पर, नए टॉपिक पर हम आपके साथ, आपके सुझाव के अनुसार नए टॉपिक लेकर, नई प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत होने के लिए कृत संकल्प है। सुझाव आपका होना चाहिए। और हम इसके पहले कि आगे बढ़े, गुरुजन को नमन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुवार का दिन है। आज गुरु की चर्चा ना हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि गुरुजनों की आशीष से ही और उनके अथक प्रयास से मैंने इन विषयों पर, जो ज्योतिष और ज्योतिष के विभिन्न आयाम से है, विभाग से है, उस पर हमने शिक्षा हासिल की है। और गुरुजनों के आशीष से ही हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी पीएचडी किया है और आज भी फेस रीडिंग पर अध्ययन कर रहा हूं। और उनके ही मार्गदर्शन के अनुसार हम आगे बढ़ते रहे हैं। और यह प्रस्तुति उन्हीं का आशीष है कि हम आप तक के समक्ष प्रस्तुत हैं। आपका भी सहयोग काफी रहा है, क्योंकि आप हमें अपनी, हमारी त्रुटियों को उजागर कर तथा प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आपका फीडबैक जो मिलता रहा है, वह बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत ही उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ और आपको नमन करता हूँ उस हेतु। तो चलिए दैनिक पंचांग में, क्योंकि हम शिक्षा हासिल ग्रहण करने के बाद अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन, जो बॉटम लाइन पर यहाँ पर दिख रहा है, उसका आजीवन सदस्य दिल्ली चैप्टर का भी हमें मिल चुकी है। हमारा दुकान जीएसटी से भी संबद्ध है और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड भी है। तो चलिए, वरुण एस्ट्रो आपका स्वागत करता है और चलते हैं दैनिक पंचांग में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में या चर्चा में हमारा ध्यान अनायास ही शुभ और अशुभ मुहूर्त पर चला जाता है, जबकि पंचांग कहीं उससे बढ़कर है। हम पंचांग को वहां तक सीमित कर देते हैं, जबकि पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में कहीं उससे कई गुना ज्यादा है। यह केवल शुभ मुहूर्त या शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतएव पंचांग का अनुसरण करके केवल हम शुभ और अशुभ मुहूर्त नहीं जानते, बल्कि हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रही ना ये बात, पंचांग की नई भूमिका, जो जीवन में अहम भूमिका है। हम अब कह सकते हैं कि पंचांग केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित कर हमारे जीवन में शांति और समृद्धि का संचार करता है। अतएव आइए, चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, साथ ही से अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों के बीच में साझा कर उनके जीवन को भी सफल और समृद्ध बनाने में एक कदम आगे बढ़ाएं। तो चलिए पंचांग के पहले भाग में, दैनिक पंचांग 29 तारीख 29 मई 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण,
शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:35 पर। सनराइज एट 4:59 AM, सनसेट एट 6:35 PM। दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो दही का सेवन कर यात्रा को में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंक, वार गुरुवार, तिथि देर रात्रि 11:18 तक तृतीया, उसके बाद चतुर्थी, नक्षत्र नक्षत्र रात्रि 10:38 तक आर्द्रा, उसके बाद पुनर्वसु, योग अपराह्न 3:47 तक सूल, उसके बाद गंड, दोनों योग अशुभ हैं। करण दिन के 12:31 तक तैतिल, और उसके बाद देर रात्रि 11:18 तक बनीज, गर्भ, और तत्पश्चात बनीज। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का स्मरण कर जरा देखें कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। तो जब तक तृतीया तिथि है तो भोलेनाथ का स्थान जो वास है सभा में है, जो कि शुभ नहीं है। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि होती है जब वे क्रीड़ा स्थल पर होते हैं, यह भी शुभ नहीं है। तो जय भोलेनाथ। आगे बढ़ते हैं शुभ मुहूर्त की ओर। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:14 दिन तक। अमृत काल अपराह्न 1:24 से 2:53 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि के 30 मई रात्रि के 10:38 से सूर्योदय तक, यानी कल सुबह भोर सूर्योदय 4:59 तक। रवि योग का भी वही समय है, रात्रि 10:38 से कल प्रातः सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:33 से 2:57 तक। गोधूलि बेला संध्या 6:34 से 6:55 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:08 तक। निशिता मुहूर्त पूजा पाठ, रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ हुआ करते हैं। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। सॉरी, राहु काल अपराह्न 1:29 से 3:11 तक। गुलिक काल प्रातः 8:23 से 10:05 तक। यमगंड प्रातः 4:59 से 6:41 तक। वर्ज मुहूर्त प्रातः 8:14 से प्रातः 9:43 से तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। राहु काल पर हमने एक साप्ताहिक वीडियो डाला है जो इसमें साप्ताहिक कैलेंडर है, जिसको आप देखकर, और राहु काल कब प्रभावी नहीं होता है इन सब की जानकारी हमने उस वीडियो में डाली है। यह आप देखकर खुद ही सप्ताह का कैलेंडर से आप अपना प्रोग्राम उसी तरह से का जो कार्यक्रम है बना सकते हैं, ताकि आपके जीवन में अशुभता की नगण्यता हो और शुभता ही शुभता हो। तो चलिए ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। आज ग्रह जो है यह स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। चंद्रदेव कल ही अपने राशि परिवर्तन कर चुके थे, और आज दिन में, आज रात्रि में राहुदेव और केतुदेव पूर्ण रूपेण राशि परिवर्तन कर लेंगे। चंद्रदेव कल अस्त थे, आज मार्गी हो चुके हैं। शेष ग्रहों की वही स्थिति है। सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रदेव मिथुन में, मंगलदेव कर्क में, बुधदेव वृषभ में, बृहस्पति देव मिथुन में, शुक्रदेव मीन में, शनिदेव मीन में, और राहुदेव आंशिक रूप से कुंभ और केतुदेव सिंह में। बुधदेव अभी भी अस्त चल रहे हैं। तो ये रहे हमारे ग्रहों की राशि स्थिति। राशि के अनुसार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 3 ग्रह है। अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। बृहस्पति और शुक्र के राशि में 2-2 ग्रह हैं, और मंगल को छोड़ शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि फल देखें
तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, सॉरी, मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 4 ग्रह, सम नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और अपने नक्षत्र में शनिदेव 1 ग्रह है। केतु और शुक्र स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रदेव और बुधदेव के नक्षत्र में क्रमशः 2-2 ग्रह हैं, और किसी भी ग्रह का राशि, न तो राशि परिवर्तन है न नक्षत्र परिवर्तन है। तो चंद्रदेव और बुधदेव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं। केतु और शुक्रदेव को छोड़ बाकी सभी ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। ग्रहों के गोचर की स्थिति जो मई महीने का है बचे हुए, वो इस प्रकार है। राहुदेव आज के 11:03, राहु और केतुदेव 11:03 पर पूर्ण रूपेण राहुदेव मीन से कुंभ में आएंगे, और केतुदेव कन्या से सिंह में पूर्ण रूपेण रात के 11:03 पर। आंशिक रूप से वो 18 तारीख को ही आ चुके हैं। यहां यह बताते चले कि राहुदेव और केतुदेव हमेशा बकरी चलते हैं, इसलिए वे मीन राशि से आगे की राशि में न जाकर पीछे की राशि में जा रहे हैं। केतुदेव उसी तरह से कन्या से सिंह में जा रहे हैं। अगला जो राशि परिवर्तन होगा शुक्रदेव का, जो कि माह के अंतिम में दिन के 11:42 तक, और बुधदेव अभी भी अस्त चल रहे हैं, 8 जून तक अस्त रहेंगे। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको ले आए हैं दूसरे भाग में नव तारा चक्र। नव तारा चक्र और ताराबल, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में है जन्म पत्रिका में, उनके नक्षत्र समूह के अनुसार हम यहाँ फलित करते हैं कि आज का दिन कैसा हो। यह नवतारा चक्र पद्धति पर जो अद्भुत पद्धति है, सटीक पद्धति है, उस पर आधारित है, और चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में इसे ताराबलम कहा जाता है। नवतारा चक्र और ताराबलम की पद्धति एक ही है, किंतु नवतारा चक्र जातक के, व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के बारे में देखना चाहते हैं उसके जीवन के परिप्रेक्ष्य में है, और ताराबलम आज है का है, चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज के दिन के बारे में बताता है। तो नौ तारा चक्र पर हमने एक अलग वीडियो डाला है। नौ तारा चक्र में जीवन के बारे में क्या बताता है जातक का, तो दशा महादशा के अनुसार कैसा फल होगा। नौ तारा चक्र को देखकर हम यह भी देख सकते हैं कि ग्रहों के कुंडली, जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं और नौ तारा चक्र से खराब परिणाम दे रहे हैं, तो परिणाम वैसा ही होगा। नौ तारा चक्र के अनुसार कुंडली के परिणाम बदल जाएंगे, और यही वजह है कि बहुत से लोग जन्म कुंडली देखकर, और बहुत से हमारे ज्योतिषी केवल जन्म कुंडली देखकर ऊपर ऊपर बताते हैं, जबकि नौ तारा चक्र जन्म कुंडली के परिणाम को बदल भी देता है। क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपने से कोई फल नहीं देते, वे देते हैं जब भी तो नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। इसलिए जितने भी जो ज्योतिष के विभिन्न शाखा खुले, केपी एस्ट्रोलॉजी आदि आदि, सभी नक्षत्र पर ही जोड़ दिए और नक्षत्र के अनुसार ही होते हैं। साथ ही नक्षत्र, इन नौ तारा चक्र से हम यह भी देख सकते हैं कि हम जहां व्यवसाय, जो कार्य क्षेत्र में हमारा जिन व्यक्तियों से संपर्क हो रहा है, जीवन के हर मोड़ पर, किसी भी मोड़ पर जिस व्यक्ति से भी संबंध हो रहा है, संपर्क हो रहा है, उसका अगर हम चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उनका नक्षत्र यदि जान जाए तो वे, और आपस में हम उसका मेल करें, तो इससे पता चल सकता है कि उससे हमारा संबंध कैसा रहेगा, फलदायी होगा, सुफलदायी होगा, या समस्या कारक होगा, चैलेंजिंग होगा, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो नवतारा चक्र अद्भुत पद्धति, इस पर हमने एक वीडियो डाला है जिसमें नवतारा चक्र कैसे काम करते हैं, उपयोगिता क्या है, और कुछ कुंडली
जन्म कुंडली का भी उसमें विवेचना किया है कि कैसे बड़े बड़े हस्तियों के मित्र पत्नी के कैसा रोल अदा किए, उनके साथ कैसा है, साथ ही साथ भगवान राम और सीता और हनुमान की भी जन्म कुंडली डाली है, और आपस में नवतारा चक्र के अनुसार जो चरितार्थ हुई कैसा फल दे रहे थे, और वही चरितार्थ हुआ। तो जरूर देखें नवतारा चक्र पर हमारा अद्भुत ये नवतारा चक्र अद्भुत पद्धति, इस पर वीडियो। तो और आपके सुझाव के अनुसार कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने नवतारा चक्र पर अलग से डाला है, तो आप देखें। यहां संक्षेप में बता दें कि चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, इसलिए, और 27 नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपने से कोई फल नहीं देते, नक्षत्र ही फल देते हैं। कुल 27 नक्षत्र, परंतु ग्रह 9। तो किनसे कैसे जोड़ा जाए, इस हेतु सार्थक प्रयास किए गए, और सार्थक प्रयास कर नौ 27 नक्षत्र को उनके क्रम के अनुसार रखा गया। 27 नक्षत्र को उनके क्रम के अनुसार रखा गया, और उन्हें 3 भागों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में। 1 से 9 तक पहला श्रेणी, 10 से 18 तक दूसरा श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरा श्रेणी। चूंकि सत्तु ग्रहों के जो नक्षत्रों के में उनकी संख्या है, उनका जो क्रम है वो निर्धारित है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से करके पहला से 9वां तक एक श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में रखा। और इस तरह से ग्रहों को ग्रहों को महादशा के क्रम के अनुसार रखा गया। यानी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, इन सभी को इसी क्रम में रखा गया। ग्रहों को दशा महादशा जो का जो बिंब सूत्री दशा के अनुसार जो ये होता है, उनकी संख्या जो सूची होती है, उसी सूची में उनको रखा गया। पहले स्थान पर केतु, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर सूर्य, चौथे पर चंद्रमा, पांचवें पे मंगल, छठा पे राहु, सातवां पे बृहस्पति, आठवां पे शनि, और नौवां पर बुध। इसी क्रम में ग्रहों को रखा गया। अब पहला जो ग्रह हुए केतु देव को, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र को दिया का स्वामित्व दिया गया, यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र। और इसी क्रम में दूसरा जो ग्रह बने शुक्र, उनको दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया। और इसी क्रम में चलते चलते 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो हुए, उनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया। तो याद रखें, नक्षत्रों के अनुसार इसी तरह से है। और यही वजह है कि हमने आरंभ में कहा था, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार देखते हैं। तो यहां देखें कि 3-3 नक्षत्रों के समूह के स्वामी एक एक ग्रह बनाए गए, और फलित इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फलित करते समय हम ये देखते हैं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र के स्वामी कौन है, कौन ग्रह है, और गणना वहीं से आरंभ होती है। जैसे हम एक उदाहरण यहां पर बता रहे हैं कि मान लीजिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी के मान लीजिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी के पुनर्वसु नक्षत्र में है।
जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी के पुनर्वसु नक्षत्र में है तो बृहस्पति स्वामी बने, यानी पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों के स्वामी बृहस्पति हैं। जातक का जन्म चाहे पूर्व पुनर्वसु में हुआ हो, विशाखा में हुआ हो या पूर्वा भाद्रपद में हो, वहां बृहस्पति स्वामी बनेंगे और गणना यहीं से आरंभ करेंगे। ये एक नंबर बनेगा और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, यानी दूसरा ग्रह जो बनेगा शनि बनेंगे, तीसरा मरकरी और बुध, और चौथा फिर यहीं से आरंभ करेंगे, यानी पहला ग्रह ये जो है ये पहला ग्रह बनेंगे। ये पहला ग्रह बने, ये पहला ग्रह बने, ये दूसरा बने, ये तीसरा बनेंगे और इसी तरह से चौथा बनेंगे, पांचवां बनेंगे, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। इस तरह से ये क्रम बनेगा। यानी जातक का जन्म यदि पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, विशाखा में हुआ हो या पूर्वा भद्रपद में हुआ हो, जिस भी ग्रह नक्षत्र में हुआ है वहां से वो पहला ग्रह बनेगा, वो ग्रह। और पहला ग्रह जो होता है, अब हम आगे आपको ले चलते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पहल याद रखें कि ये ज्यादा याद रखें कि फलित कैसे होता है। कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां से पहला ग्रह गिनती होती है, चाहे नव तारा चक्र या तारा बलम, दोनों समान है। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा हमने देखा, जिस नक्षत्र में वहां से हम गिनती आरंभ करते हैं। और पहला ग्रह जो होता है वह अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है, मिश्रित फल देता है, पीड़ा थोड़ा कम देता है, मतलब पीड़ा देता है। लेकिन तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह बनते हैं वे ज्यादा पीड़ा देते हैं। पहला से ज्यादा तीसरा, तीसरा से ज्यादा पांचवा और पांचवा से ज्यादा सातवां। तो इस तरह से हम ग्रहों के तारा बल से या नौ तारा चक्र से हम अब यह जान सकते हैं कि कौन सी दशा महादशा हमारे लिए शुभकारी है, अशुभकारी है। क्योंकि दूसरा जो ग्रह है, पहला ग्रह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र पे हुए उसके स्वामी के अनुसार पहला ग्रह वहां से गिनती आरंभ हुई, और वह पहला ग्रह से फिर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो बने वे शुभ फलदायी होते हैं। पुनः बता दूं कि तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो बनते हैं वे ज्यादा पीड़ादायक होते हैं और क्रमानुसार उनकी पीड़ा बढ़ती है। तो यदि आपका कोई व्यक्ति ऐसा पार्टनर है जिसके साथ आप व्यवसाय करने जा रहे हैं और यदि वह आपके लिए तीसरा नक्षत्र उसका संबंध आपसे बनता है तो वह आपके लिए विपत्त का कारक होगा। वही दूसरा बनता है तो आपके धन धान्य में वृद्धि का कारक होगा। इस तरह से हम फलों को देखते हैं। तो ये रहे हमारे संक्षिप्त परिचय नौ तारा चक्र पर। विशेष प्रस्ताव प्रस्तुति को देखें, यह आपके लिए उपयोगी होगा। इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा समय दिए, क्योंकि ये बहुत ही सटीक प्रस्तुति है, सटीक विधि है यह जानने के लिए। और यदि हम आज के दिन के बारे में बता रहे हैं, यदि यह आपके यह कोई ऐसा आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आपका जो तारा है वह विपत्त में, प्रत्ययी में या नैथन्य में, जन्म में जाता है तो इसके उपाय इस प्रकार है। यानी जन्म में है तो पीला कद्दू, पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत्त में है तो गुड़ का दान, प्रत्ययी का है तो नमक का दान, और नैधन्य में है तो त्याग कर कीजिए उस कोई भी मुहूर्त को।
उस दिन के। मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करिए। यह हमने कहीं से जानकारी हासिल की है, जिसका हम इस इसके प्रमाणिकता हम नहीं करते, क्योंकि उपाय बहुत कुछ स्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसलिए हम इसकी प्रमाणिकता नहीं करते। फिर भी यदि मजबूरी हुई तो आप कर सकते हैं इसका उपाय। आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर कैसा है और फल कैसा होने वाला है। तो चंद्रमा सुबह रात के 10:38 तक आद्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो राहु के नक्षत्र है। और उसके पश्चात वे पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। तो यदि जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, कॉलम में हम यह दर्शा रहे हैं कि जन्म पत्रिका में जो है आपका आज का चंद्रमा का गोचर किस ये में है, वह कॉलम में है। आप अपना देखें कि आपका जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। और जो नक्षत्र में यदि मान लीजिए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, तो आपका पहला भाग जो होगा वह छेम का बनेगा, शुभ है। और वह दूसरा प्रत्यय। इस तरह से हम नौ तारा चक्र पर के आधार पर तारा बलम के आधार, चूंकि तारा बलम चंद्रमा के गोचर के साथ है। यदि दूसरा स्थिति देखें तो यदि किसी का मृगशिरा, चित्रा या श्रविष्ठा नक्षत्र में जातक का कोई है, तो संपत पहला भाग होगा, क्योंकि मृगशिरा और चित्रा नक्षत्र जन्म नक्षत्र हुआ, उसे दूसरा घर संपत देता है, दूसरा ग्रह संपत देता है, तीसरा विपत देता है, चौथा फिर छेम देगा, पांचवा प्रत्यय उसके लिए ये का है, छठा शुभ है, सातवां फिर उसके लिए समस्या का है। तो तीसरा, पांचवा, सातवां याद रखें, आपके लिए अशुभकारी हो सकता है। और इसलिए जन्म पत्रिका से देखें, आज का दिन का में उसी तरह से गणना कर आप अपने दिन को शुभ शुभ बनाएं, अशुभता कम हो, इसके लिए नौ तारा चक्र को अपनाएं। इसके वीडियो को भी देखें, साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में भी अधिक से अधिक शुभता आ सके और अशुभता नगण्य हो, नामो निशान नहीं। तो चलिए चलते हैं हम अगली प्रस्तुति में। अभी हमने देखा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार फल कैसा होता है। हम आपको ले चलते हैं जब चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना है। तो चंद्रमा आज राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आज उनका राशि परिवर्तन नहीं है। कल ही वे राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में आ चुके हैं, और इस तरह से मिथुन राशि में आकर वे जो फल दे रहे हैं, मेष राशि, मिथुन, याद रखें कि यह जो फल देखेंगे आपके चंद्रमा जिस राशि में है लगन के अनुसार नहीं देखेंगे। चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार देखिए, राशि आपकी वही होती है। तो चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार देखिए। मेष राशि वाले के लिए, मिथुन वाले के लिए, सिंह और कन्या, धनु और मकर, इन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन के उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं। शेष राशि वाले सावधान रहें, और खास करके वृषभ, तुला और कुंभ राशि वाले जातक इष्ट देव का ध्यान धरें। धर्म कोई भी हो, आप अपने इष्ट देव जो भी आप आप जिसे मानते हैं, जिससे आप जुड़े हुए हैं, उनकी साधना करें, उनकी आराधना करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपने अगली प्रस्तुति में, जो चौथी प्रस्तुति है, चौघड़िया। चौघड़िया शुभ और अशुभ काल दिखाता है। यह एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी पूजा पाठ
या कोई नया हम काम करने जा रहे हो तो उस समय भी इस मुहूर्त को देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपना कोई भी उचित मुहूर्त नहीं देख पाया या नहीं देखना चाहा तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए, ऐसा सुझाव है। क्योंकि इसकी उपयोगिता भी काफी अच्छी है, और यही वजह है कि इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने देखते हुए मत उसको उसके उपयोगिता को देखते हुए हमने अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग वीडियो डाला है। हिंदी में डाला है वो चौघड़िया की उपयोगिता, और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उसे देखें, आपको विस्तृत जानकारी उस पर होगी, ज्ञान वर्धन होगा, और साथ साथ में आप अच्छे ढंग से उसे उपयोग कर पाएंगे। तो संक्षेप में बता दें, चौघड़िया कुल 8 होते हैं। दिन के चौघड़िया 8 होते हैं, रात्रि के चौघड़िया 8 होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन साथी होते हैं, इसलिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ। और चूंकि जो दिन हुए, और 8वां चौघड़िया जो होता है वो आरंभ का चौघड़िया जो होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, चाहे दिन का या रात का। और जो चूंकि साप्ताहिक से सभी चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध हुआ, और साप्ताहिक हर दिन एक शासक ग्रह है, यानी एक ग्रह रूलिंग प्लैनेट जिसको बोला जाता है, उनके जो गृह स्वामी हैं, जो उसके दिन के स्वामी, वे अलग अलग ग्रह हैं, और प्रत्येक ग्रह को एक विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। अतएव सभी चौघड़िया का संबंध विभिन्न ग्रहों से हो गया, और इस विशेष कार्यों से हो गया, विशेष प्रयोजन से हो गया। इसलिए विशेष प्रयोजन के अनुसार आप चौघड़िया को देखकर उपयोग कर सकते हैं। चौघड़िया का उपयोगिता करते समय यह जरूर देखना चाहिए उपयोग करते समय कि चौघड़िया, दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला या वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। यदि वह है तो उस खास चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, नहीं तो शुभता का तो कहीं दूर तो नाम निशान नहीं, अशुभता की जो मात्रा है वो ज्यादा हो सकती है, पीड़ादायक हो सकती है। आज का चौघड़िया देखिए, आज चूंकि दिन बृहस्पतिवार का है, और बृहस्पतिवार का चौघड़िया जो है शुभ चौघड़िया से होता है, और बृहस्पति का संबंध सभी नेक कार्यों से, खास करके उनका विवाह आदि संबंध से ज्यादा है। तो शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है, और दिन में अमृत काल तथा काल चौघड़िया और शुभ चौघड़िया, ये तीनों जो, यानी 1:29 अपराह्न से लेकर सूर्यास्त तक सभी चौघड़िया अशुभता से व्याप्त है। इसलिए कोई भी शुभ काम यदि करना हो तो जो सूर्यास्त का समय के बाद, रात्रि आरंभ में संध्या होने के बाद आप कर सकते हैं। शेष चौघड़िया आपके समक्ष उपस्थित है। तो ये रहा हमारे दैनिक पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति। 5वें भाग में आपको अंत और अंतिम भाग में हम ले आए हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष में हम अपने विभिन्न प्रस्तुतियों में यह बता चुके हैं, जिसका बार बार व्याख्यान करना उचित नहीं होगा, फिर भी संक्षेप में बता दें कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करते हैं, जो 1 से 9 तक होता है। शून्य को जो गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है, अनंत को दर्शाता है। और जन्म तिथि में, जन्म तिथि हमारे अंक ज्योतिष में महत्वपूर्ण हुआ करता है, और उसी के इर्द गिर्द पूरा अंक ज्योतिष घूमता है। अंक ज्योतिष के अंतर्गत चूंकि एकल अंक पे हम प्रयोग करते हैं, इसलिए जब भी एक अंक से ज्यादा अंक आते हैं, अंकों के समूह आते हैं, तो उनको जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है। यदि हमारे पास कोई अक्षर शब्द आए, जिन तो ऐसा शब्द, कोई शब्द आए, जैसे नाम हुआ, शहर का नाम हुआ, आदि आदि, तो ऐसी स्थिति में हम अब शब्दों पे प्रयुक्त हुए अक्षरों का अक्षरीय मूल्य से परिवर्तित कर, जो प्राप्त अंक हुए उसके अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर, तब उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा हमें देती है। उसी तरह से यदि ऐसा भी हो सकता है कि कोई अक्षरों का समूह और अंकों का समूह दोनों हो, जैसे गाड़ी संख्या, तो वैसी स्थिति में फिर अक्षरों का अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर, और फिर अंक सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर,
हम उसे उपयोग करते हैं। इस तरह से जिस चीज को, जिस में जिस भी हम कहें गाड़ी को, मोबाइल को, जो भी हम प्रयोग में कर देते हैं, वह हमें ज्यादा ऊर्जा देती है और प्रभावित करती है। तो आज का दिन को देखें, आज 29/5/2025 है। तिथि को जोड़ते हैं तो 2 होता है, और तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो 7 होता है। यहाँ बता दें, जब भी तिथि को जोड़ते हैं, केवल तिथि को जोड़े तो वह मूलांक बनता है, और तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक बनता है। यही मूलांक और भाग्यांक का खेल पूरे अंक ज्योतिष में है। यदि आपस में तालमेल नहीं है, या बहुत अच्छा तालमेल भी है, तालमेल पहला है, तालमेल नहीं है, तो हम नाम, मोबाइल नंबर, या अन्य गाड़ी संख्या, मकान संख्या आदि का अच्छे अंकों को प्रयोग कर हम इसमें शुभता लाते हैं। साथ ही कुछ रिमेडियल मेजर्स भी है जो हम तत्वों के आधार पर करते हैं। यह परंतु ऐसी भी स्थिति होती है कि अब जो मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर भी जिसे कहते हैं, उसमें आपस में तालमेल बहुत अच्छा है, लेकिन हमने नाम ऐसा रख लिया जो निगेटिव एनर्जी दे रहा है, नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। वह वहां से हमारे जो यात्रा होती है, वह स्ट्रगल वाली यात्रा शुरू होती है। तो इस तरह से हमारे अपने कर्मों से, या मोबाइल नंबर हम ले लिए, वैसा मोबाइल नंबर ले लिए जिसमें जो हमारे अंक हमारे ये के लिए अशुभ है, अशुभ ऊर्जा दे रहा है, उससे कई परेशानियां हो सकती है। यहाँ तक कि आपका वास्तु दोष भी हो सकता है घर में, और बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अंक ज्योतिष यह सभी चीज बताता है। हम शीघ्र लाने जा रहे हैं आपके मूलांक के अनुसार कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो हेल्थ एज पर न्यूमरोलॉजी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज का मूलांक 2 बनता है, भाग्यांक 7 बनता है। 2 और 7 का संबंध तटस्थता का है। तो आज जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, एक इनका मूलांक बनता है, सूर्य देव जिनके स्वामी बनते हैं। 1 और 7 का संबंध तटस्थता का है। 2.5 स्टार मिल रहा है, 70 से 80% सफलता का दर है। यदि जातक ज्योतिष से संबंध है उसका, तो उसके लिए सर्व शुभता के संकेत हैं, यानी सफलता का दर बढ़ सकता है। 2/11/2029 जिनका जन्म तिथि हो किसी माह का, 2 मूलांक बनता है, चंद्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं। 3 उत्तम होने की संभावना है, गए दिन सामान्य रहने की संभावना है, तटस्थ है दोनों, 2 और 7 का संबंध। 30% सफलता का दर है। फिर भी यदि जातक को इंट्यूशन पावर इनका जो है बहुत अच्छा होने की संभावना है, और अगर इंट्यूशन पावर के अनुसार काम करते हैं, यदि पूर्वाभास के अनुसार काम करते हैं, तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 3/12/2130 जिनका जन्म तिथि हो, 3 मूलांक है, बृहस्पति देव जिनके स्वामी हैं। 3 अच्छा नहीं होने की संभावना है, क्योंकि 3 और 7 आपस शत्रुता का संबंध है। फिर भी यदि शिक्षा से जुड़ा जातक, क्योंकि जुपिटर बृहस्पति शिक्षा से संबंध रखते हैं, और केतु देव 7 के स्वामी भी शिक्षा, स्पिरिचुअल शिक्षा से संबंध रखते हैं, तो इसलिए यदि दोनों को जोड़ कर देखा जाए, तो ऑकल्ट से, हीलर से, हीलिंग का काम, शिक्षा देने का काम से संबंध यदि जातक का है, तो ऐसे संबंध में, इस संबंध में तक जो सफलता का दर है वो बढ़ सकता है। 4 मूलांक वाले, इनका जन्म तिथि 4/13/22/31 को हुआ करता है किसी माह का, राहुदेव स्वामी बनते हैं। 4 और 7 का संबंध मित्रता का है, 4 स्टार मिल रहे हैं। 90 से 100% सफलता का दर है। फिर भी यदि ऑकल्ट से है, यदि जुड़े हुए हैं, तो सफलता का दर काफी अच्छा हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है। 5 मूलांक वाले, 5/14/23 जिनका जन्म तिथि है, 5 मूलांक होता है, बुधदेव जिनके स्वामी होते हैं। दिन सामान्य रहने की संभावना है। 5 से और 7 का संबंध तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है, उनके सफलता का दर बढ़ा सकता है। 6 मूलांक वाले, 6/15/24 जिनका जन्म तिथि है, और शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, उत्तम दिन होने की संभावना है, क्योंकि 6 और 7 आपस में मित्र हैं। 3.5 स्टार मिल रहे हैं, और 80 से 90% सफलता का दर है। राहु धर होते हैं, केतु जर होते हैं, यानी केतु पैर। तो ये, और शुक्र भोग विलास, या उसे कहें कि जो नाम जाति वाला काम। तो यदि जातक
स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, फील्ड गेम से ऐसे जुड़ा हो जिसमें पैर का ज्यादा प्रयोग होता हो, तो उसके सफलता के दर बढ़ सकते हैं, नाम और ख्याति उसमें मिल सकती है। 7 और 7 का संबंध, 7 मूलांक वाले, 7, 16, 25 जिनका जन्मतिथि हो, केतु देव दोनों के स्वामी हैं, तटस्थता है 7 और 7 का संबंध। सफलता का दर मात्र 1%, 1 स्टार, 10% सफलता का दर। तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपस में, कुछ परेशानियां हो सकती है, कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है, आदि आदि। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 तारीख जिनका जन्मतिथि है, शनि देव जिनके स्वामी हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 8 और 7 का संबंध मित्रता का है, 70% सफलता का दर मिल रहे हैं, 2.5 स्टार मिल रहे हैं इन्हें। लेकिन और आगे यदि ऑकल्ट से संबंध रखते हैं जातक, तो सफलता के दर बढ़ सकते हैं। 9 मूलांक वाले, किसी भी माह का 9, 18, 27 तारीख को जन्म इनका हुआ होता है, मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं। केतु देव और मंगल देव, कुंजवत केतु कहा गया है, यदि दोनों आपस में जुड़े तो समस्याएं ज्यादा बढ़ती है। चूंकि केतु कैंची के कारक हैं, सीजन के कारक है, ब्लड के कारक हैं, और कुंजवत केतु सीजर के कारक हैं, इसलिए ऑपरेशन हो सकती है, दुर्घटनाएं घट सकती है, सावधानी रहें। साथ ही साथ यदि ऑकल्ट में संबंध है इनका, तो सफलता के दर बढ़ सकते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकते हैं। मंगल देव खून के कारक हैं, खून बह सकता है, ऑपरेशन हो सकते हैं, आदि आदि परेशानियां आज हो सकती है। तो सावधान रहें, ताकि आपका दिन शुभ हो, उत्तम की ओर जाए, अशुभता का नगन की नगण्यता हो। धन्यवाद। आप हमसे बने रहे, हमारी प्रस्तुति को देखें, और पहली बार यदि इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को नोटिफिकेशन बटन दबा दें सब्सक्राइब कर, ताकि आपके को हमारी हर प्रस्तुति की का सूचना जा सके और उससे आप लाभ उठा सकें। हम सभी अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि खुद देखें तथा साझा करें, क्योंकि पंचांग में जितना आप साझा करेंगे, ज्ञान आपका उतना ही बढ़ेगा, और उनके जीवन में जो शुभता आएगी उसके भी हम पुण्य के भागी बनेंगे। तो जिस प्रकार बृहस्पति देव ज्ञान के देवता हैं, आइए ज्ञान को जो है हम ले चलें अभी अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में सार्थकता आए, उनका जीवन सफल और समृद्धशाली हो। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आपको से अनुरोध है कि प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए आप अपना फीडबैक जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हरि विष्णु।